कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौन उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद्दुन्या इल्ला मताउल गुरूर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शफीक अहमद ख़ान और हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस अब तक नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की इस वीडियो को देखने से पहले आप फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर सीरीज़ की सभी वीडियोस को एक बार देख लीजिए। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल की आज की वीडियो सबसे सैड वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हज़रत टीपू सुल्तान की शहादत का वाक़या सुनाने वाला हूँ। तो मेरी एक गुजारिश है आपसे कि आप कुछ भी कर रहे हो, बस 10-15 मिनट के लिए इत्मीनान के साथ बैठ जाइए और इस वाक़ये को सुनिए, और हो सके तो उस मंज़र को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए जिसमें हज़रत टीपू सुल्तान थे। दोस्तों, पिछली वीडियो को देखकर बहुत सारे लोगों ने आज की वीडियो के लिए कमेंट किया था कि शायद आज की वीडियो को देखकर वो रो पड़ेंगे। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जो हुआ वो बदकिस्मती से हमारा इतिहास है, और जो शहीद होते हैं उनके दर्जात बहुत आला और बुलंद होते हैं। इसलिए हमें सिर्फ उनके लिए दुआएं करनी चाहिए और उनकी कुर्बानी को हमें याद रखना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूरे मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है, ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियोस में जाना था कि किस तरह सुल्तान के सामने अंग्रेज़ों ने शर्तों को रखा था और सुल्तान ने उन शर्तों को मानने से इनकार कर दिए थे। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरह 3 मई की रात को किले की नॉर्दर्न रैम्पार्ट्स की एक दीवार को गिरा दिया था अंग्रेज़ों ने, और साथ ही मीर सादिक ने सुल्तान तक इस खबर को पहुँचने नहीं दी। और इसी के साथ मीर सादिक ने गाजी बाबा को भी शहीद कर दिया था जेल के अंदर। और जब सुल्तान को किले की दीवारों के बारे में पता चला तो सुल्तान ने एक लेटर लिखा था जिसमें मीर सादिक और दूसरे गद्दारों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन किसी तरह ये बात मीर सादिक को पता चल गई और उसने फ़ौरन 3 मई की रात को ही नॉर्दर्न रैम्पार्ट्स की दीवार के पास जाकर एक मशाल से अंग्रेज़ों की तरफ इशारा किया, जिसके बाद कुछ अंग्रेज़ ऑफिसर्स वहाँ पर आए और उन लोगों ने मीर सादिक से मुलाकात की। दोस्तों, कई हिस्टोरिकल बुक्स और रिकॉर्ड्स में यह कहा जाता है कि इसी मौके पर मीर सादिक ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था कि मई 4 की दोपहर को अंग्रेज़ किले के अंदर घुसेंगे, और अंग्रेज़ों का रास्ता आसान करने के लिए मीर सादिक ने सुल्तान के सिपाहियों को तनख्वाह देने के बहाने नीचे बुलाने का प्लान कर रखा था। दोस्तों, इस सारे वाक़ये में जब से अंग्रेज़ श्रीरंगपट्टनम तक आए थे, सुल्तान कभी भी अपने महल में नहीं रहा करते थे। वो ज़्यादातर अपनी फ़ौजियों के साथ टेंट्स में रहा करते थे। शुरुआती दिनों में सुल्तान किले के सदर्न साइड पे थे, फिर कुछ दिनों के बाद सुल्तान वेस्टर्न साइड पर आकर उन्होंने अपना खैमे लगवाए, और फिर फाइनली मई 4 के दिन सुल्तान नॉर्थ की तरफ एक छोटे से पत्थर के मकान में रहते थे और सोते थे, और वहीं से वो फ़ौजियों को हुक्म भी जारी किया करते थे। और फिर दोस्तों, अगले दिन का सूरज निकला, यानी मई 4 का दिन। ये वो दिन था जिस दिन हमारे देश की किस्मत अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई। मीर सादिक से मुलाकात करने के बाद अंग्रेज़ों ने इमीडिएटली अटैक के प्रिपरेशंस पूरे कर लिए थे एक ही रात में, और सुबह होने से पहले लगभग 5000 अंग्रेज़ सिपाही नदी के पत्थरों की आड़ में किले से थोड़ा ही दूर आकर छुपे हुए थे। दोस्तों, इस वक्त किले के नॉर्दर्न रैम्पार्ट्स को सुल्तान ने सैयद गफ़्फ़ार हुसैन साहब के अंडर में दिए हुए थे। गफ़्फ़ार हुसैन साहब सुल्तान के बेहद करीबी वफ़ादार सिपहसालार थे, और कहा जाता है कि सैयद गफ़्फ़ार साहब की सुल्तान से गहरी दोस्ती भी थी। दोस्तों, सुल्तान ने सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद नॉर्दर्न रैम्पार्ट्स का जायज़ा लेने के लिए वहां पर पहुंचे, और काफ़ी देर उन्होंने वहां पर जायज़ा लिया और गिरी हुई दीवार को भी देखा। फिर सुल्तान ने फ़ौरन उस दीवार को पत्थरों से रिपेयर करने का हुक्म दिए। इस हुक्म को देने के बाद नॉर्दर्न रैम्पार्ट से सुल्तान सैयद गफ़्फ़ार साहब को बुलाकर ये ख़ास हुक्म दिए कि किसी भी तरह से नॉर्दर्न रैम्पार्ट की हिफाजत की जाए
और ये कहकर सुल्तान गुस्ल करने के लिए अपने पैलेस चले गए। दोस्तों, गुस्ल करने के बाद जब सुल्तान महल से बाहर निकले तब वहाँ पर कुछ ज्योतिषी और एस्ट्रोलॉजर्स आए। दोस्तों, ज्योतिषी वो लोग होते हैं जो तारे और सितारों के बारे में जानकर लोगों के फ्यूचर के बारे में बोला करते हैं। ये ज्योतिष लोग सुल्तान के पास आकर उन्होंने कुछ कहने की इजाज़त मांगी। जब सुल्तान ने उन्हें इजाज़त दे दी तो उन लोगों ने कहा, सुल्तान, हमें आज की तारों और सितारों के चलन से ये पता चला है कि आज के दोपहर और उसकी 7 घड़ियाँ आपके और श्रीरंगपट्टनम किले के लिए बहुत ही अशुभ हैं। हम देख पा रहे हैं कि एक बहुत बड़े काले बादल पूरी सल्तनत मैसूर को घेरने जा रहे हैं और इसीलिए हमारी ये गुजारिश है आपसे कि आज आप पूरा दिन अपनी फ़ौज के साथ ही रहिए। दोस्तों, किरमानी लिखते हैं कि सुल्तान इन बातों को पसंद नहीं किया करते थे, मगर फिर भी क्योंकि मुसीबत को सिर्फ सदका और खैरात ही टाल सकता है, सुल्तान ने उन ज्योतिषियों को कुछ पैसे दिए और साथ ही साथ वहीं पर आए हुए कुछ ब्राह्मणों को भी एक हाथी, एक थैला सरसों के बीज और कुछ सोने के सिक्के और चांदी भी दिए। और साथ ही इसी दौरान वहाँ जो दूसरे गरीब जमा हो गए थे तो उन लोगों को भी सुल्तान ने कुछ पैसे बांटे। दोस्तों, सुल्तान ये कर ही रहे थे कि सुल्तान के पास सैयद गफ्फार हुसैन जो किले के नॉर्दर्न रैम्पार्ट्स की तरफ तैनात थे, उनसे एक खबर आई कि शायद अंग्रेज़ अभी दोपहर में हमला करने को तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हज़ारों अंग्रेज़ सिपाही किले के दीवार के सामने ट्रेंचेस में और पत्थरों में छुपे हुए हैं। और सुबह से ही अंग्रेज़ों की तरफ से बहुत ही अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि उन लोगों ने हेवी कैनन फायर को रोक दिया है। और जब ये सुल्तान को खबर मिली तो सुल्तान को ये अंदाज़ा नहीं था कि मीर सादिक ने कितनी दूर तक और कितनी हद तक जाकर गद्दारियाँ की हैं। सुल्तान को तो ये लग रहा था कि मीर सादिक की मौत का फरमान वो तो रात को ही सुना चुके थे और उन्हें लगा कि मीर सादिक और दूसरे गद्दारों को शायद मौत की सज़ा दे दी गई है। सुल्तान ने सैयद गफ्फार को ये खबर भिजवाई कि उन्हें नहीं लगता कि अंग्रेज़ दिन के वक्त, वो भी इतनी तपती हुई गर्मी में, किसी तरह का हमला मोल लेंगे। मगर फिर भी सुल्तान ने सैयद गफ्फार को चौकन्ना रहने को कहे और ये कहने के बाद सुल्तान अपने बॉडीगार्ड ट्रूप्स के साथ अपने खैमों की जगह पर चले गए। दोस्तों, दूसरी तरफ किले के नॉर्दर्न रैम्पार्ट्स के बाहर सूखी हुई नदी के पत्थरों की आड़ में और वहाँ पर जो गड्ढे बने हुए थे उनके पीछे हज़ारों अंग्रेज़ जमा हो रहे थे। सैयद गफ्फार हुसैन साहब बड़ी ही बारीकी से अंग्रेज़ों की उन हरकतों पर नज़र रखे हुए थे और साथ ही किले के इनर रैम्पार्ट्स और आउटर रैम्पार्ट्स के बीच में कुछ सिपाही गिरी हुई दीवार को रिपेयर भी कर रहे थे। और इतने में अचानक एक तोप का गोला आकर सैयद गफ्फार हुसैन साहब के सीने में लगा और उनके सीने को चीरते हुए निकल गया, जिसकी वजह से उनकी वहीं पर शहादत हो गई। दोस्तों, वहाँ पर मौजूद सिपाहियों में कोई भी इतने हाई पोजीशन का नहीं था कि जो उन सिपाहियों की कमांड को संभालता, और इसीलिए कुछ सिपाहियों ने सैयद गफ्फार हुसैन साहब की शहादत के बारे में सुल्तान तक ये खबर पहुँचाने के लिए एक सिपाही को रवाना कर दिए। दोस्तों, सैयद गफ्फार हुसैन साहब को तोप का गोला अंग्रेज़ों की तरफ से आकर लगा था या फिर किले के अंदर से ही वो चलाया गया था, ये अभी भी एक मिस्ट्री है। मगर जैसे ही सैयद गफ्फार हुसैन साहब शहीद हुए, वहाँ पर मीर सादिक अपने कुछ लोगों के साथ आ गया। दोस्तों, उन नॉर्दर्न रैम्पार्ट्स के ऊपर मौजूद सिपाहियों को सुल्तान के कल रात के फरमान के बारे में पता नहीं था कि जिसमें सुल्तान ने मीर सादिक को सज़ाए मौत देने का हुक्म दिए थे। वहाँ मौजूद आम सिपाहियों को यही लग रहा था कि क्योंकि मीर सादिक एक दीवान और एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल है तो शायद सुल्तान ही उसको वहाँ पर भेजे होंगे। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि मई 3 की रात को मीर सादिक अंग्रेज़ों से मुलाकात करने के बाद वो वापस किले में आकर अपने किसी जानने वाले के घर में छुपा हुआ था ताकि वो सुबह यहाँ पर आकर इन सिपाहियों को गुमराह करके दीवारों से हटा सके। मीर सादिक नॉर्दर्न रैम्पार्ट्स के पास पहुँचकर इस तरह से एक्ट किया था कि जैसे उसको सुल्तान ही वहाँ पर भेजे हैं। और कुछ ही देर बाद मीर सादिक ने नॉर्दर्न रैम्पार्ट्स के पास ही बनी हुई एक छोटी सी मस्जिद, जिसको अली मस्जिद कहते हैं, वहाँ पर सभी सिपाहियों को आकर तनख्वाह लेने को कहा। पहले तो नॉर्दर्न रैम्पार्ट्स के सिपाही थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि ऐसे सिचुएशन में तनख्वाह क्यों दी जा रही है। मगर मीर सादिक के लोगों ने उन सिपाहियों से कहा कि जंग पता नहीं अभी कितने और दिनों तक या फिर महीनों तक चलेगी, इसलिए ख़ुद सुल्तान ने यह मीर सादिक को हुक्म दिए हैं कि आम सिपाहियों की तनख्वाह बांट दी जाए। इस बात को सुनकर उन सिपाहियों ने मीर सादिक के ऊपर भरोसा करके थोड़ी देर के लिए अपने तनख्वाह लेने के लिए उन जगहों को या फिर उन नॉर्दर्न रैम्पार्ट्स की दीवारों को छोड़कर नीचे उतर गए और पास ही अली मस्जिद के पास आकर जमा होने लगे।
और जैसे ही सभी सिपाही उस ब्रीच या फिर दीवार के पास से हटे तो मीर सादिक के एक आदमी ने सफ़ेद रुमाल हिलाकर अंग्रेज़ों की तरफ इशारा किया कि रास्ता साफ है, वो लोग आ सकते हैं। जैसे ही अंग्रेज़ों को यह इशारा मिला, अंग्रेज़ जो ऑलरेडी उस नदी के पत्थरों के और ट्रेंचेस के अंदर छुपे हुए थे, उन लोगों ने किले की टूटी हुई दीवार के अंदर इनर रैम्पार्ट्स और आउटर रैम्पार्ट्स के बीच में पहुंच गए। जब अंग्रेज़ों की फ़ौज और बंदूकों के शोर के बीच में लगभग 5000 अंग्रेज़ी सिपाही किले के अंदर के फर्स्ट रैम्पार्ट्स के पास पहुंचे और वहां पर वो चढ़ने लगे तो सुल्तान के सिपाहियों ने अंग्रेज़ों को देख लिया और उन लोगों ने वापस उन दीवारों की तरफ दौड़े और वहां पर जाकर उन अंग्रेज़ों के सिपाहियों के ऊपर हमले किए। मगर उन सुल्तान के सिपाहियों के पास वहां पर कोई कमांडर नहीं था जो उन लोगों को रेगुलेट कर पाता, जिसकी वजह से वो लोग उस मोर्चे को संभाल नहीं पाए और वहां पर हज़ारों सुल्तान के सिपाहियों की शहादत हुई। इस हमले को शुरू होने के बाद लगभग सिर्फ 7 मिनट के बाद ही नॉर्दर्न रैम्पार्ट्स के ऊपर अंग्रेज़ों ने अपना झंडा फहरा दिया और साथ ही अंग्रेज़ों की फ़ौज इनर और आउटर रैम्पार्ट्स के बीच में 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गई। एक कॉलम कर्नल शेरब्रॉक के अंडर में था जो किले के सदर्न रैम्पार्ट्स की तरफ बढ़ा और एक कॉलम कर्नल डनलॉप के कमांड में नॉर्दर्न रैम्पार्ट्स की तरफ या फिर आउटर मोट के बीच में से होते हुए आगे बढ़ा। दोस्तों, सुल्तान सदका और खैरात करके अपने खैमे की तरफ आए ही थे कि उन्हें वहाँ पर अपने कुछ ख़ास लोगों ने कहा कि हुजूर, आपने सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, आप कुछ खा लीजिए। इस बात पर सुल्तान ने खाना लगाने को कहे और जब सुल्तान के सामने खाना लगाया गया तो सुल्तान ने बिस्मिल्लाह पढ़कर निवाला बस अपने मुंह के पास उठाए ही थे कि तभी वहाँ पर वो सिपाही दौड़ता हुआ सुल्तान के पास आया जो सैयद गफ़्फ़ार हुसैन साहब की शहादत के बाद निकला था। उसने सुल्तान के सामने आते ही कहा कि सैयद गफ़्फ़ार साहब शहीद हो गए। जैसे ही हज़रत टीपू सुल्तान ने इस खबर को सुना तो वो खड़े हो गए और उन्होंने अपने हाथ का निवाला नीचे रख दिए और उन्होंने फरमाया कि हम भी बहुत जल्द चले जाएंगे। इतना कहने के बाद सुल्तान अपनी तलवार को उठाए और अपने कुछ ख़ास बॉडीगार्ड ट्रूप्स के साथ नॉर्दर्न रैम्पार्ट्स की तरफ निकल गए। दोस्तों, उस वक्त सुल्तान के साथ कितने बॉडीगार्ड्स मौजूद थे ये कहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि कहीं पर भी किसी किताब में इस बारे में नहीं लिखा गया है। मगर ये बात तो पक्की है कि 50 से लगभग 100 बॉडीगार्ड्स रहे होंगे जो ख़ास सुल्तान की हिफाजत के लिए तैनात रहते थे। जब सुल्तान और उनके सिपाही नॉर्दर्न रैम्पार्ट्स की तरफ पहुँचे तो हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। चारों तरफ से गोलियों और तोपों की गरज सुनाई दे रही थी। सुल्तान और उनके सिपाही थोड़ा और आगे बढ़े ही थे कि सुल्तान ने नॉर्दर्न रैम्पार्ट्स के आउटर वॉल के पास अंग्रेज़ों का झंडा दिख गया और अंग्रेज़ों की फ़ौज का एक कॉलम जो आउटर और इनर रैम्पार्ट्स के बीच में से आगे बढ़ रहा था, इसको रोकने के लिए शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान ने अपनी फ़ौजियों के साथ होलीवुडी या फिर वाटर गेट की तरफ से अंग्रेज़ों की फ़ौज को रोकने के लिए बढ़े। और बस वाटर गेट से थोड़ा आगे जाते ही सुल्तान और ब्रिटिश फ़ौज आमने सामने आ गए और इमीडिएटली अंग्रेज़ों ने सुल्तान और सुल्तान की फ़ौजियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से कुछ सुल्तान के जांबाज यहाँ पर शहीद हुए। मगर क्योंकि सुल्तान खुद उस लड़ाई में सबसे आगे मौजूद थे तो सुल्तान के सिपाहियों ने शेरों की तरह अंग्रेज़ों के ऊपर तलवारों से हमले कर दिए। दोस्तों, सुल्तान और उनके कुछ मुट्ठी भर सिपाहियों ने अंग्रेज़ों के इस पूरे कॉलम की धज्जियाँ उड़ा दी। कर्नल डनलॉप और कई बड़े बड़े अंग्रेज़ों को यहाँ पर काट के रख दिया गया। सुल्तान के एक एक सिपाही अंग्रेज़ों के हज़ारों सिपाहियों के इस कॉलम के ऊपर भारी पड़ गया था। अंग्रेज़ों की हालत यहाँ पर ऐसी हो गई थी कि किसी का हाथ कटा हुआ था, किसी का पैर कटा हुआ था, किसी की गर्दन कटी हुई थी और कोई मरते मरते चिल्ला रहा था। दोस्तों, अंग्रेज़ों का ये पूरा कॉलम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था कि तभी अंग्रेज़ों की मदद के लिए वहाँ पर लेफ्टिनेंट फुरकर अपनी एक छोटी सी टुकड़ी को लेकर वहाँ आ गया। सुल्तान और उनके सिपाहियों की तरफ से अंग्रेज़ों की इस टुकड़ी के ऊपर भी हमले किए गए और जब ये लग ही रहा था कि सुल्तान और उनके सिपाही इस अंग्रेज़ों के पूरे लेफ़्ट के कॉलम को ख़त्म ही कर देंगे कि तभी वहाँ सुल्तान के सिपाहियों के ऊपर राइट नॉर्दर्न आउटर मोड की तरफ से हेवी फायरिंग शुरू हो गई, जिसके चलते सुल्तान और उनके सिपाहियों को आउटर मोड की तरफ या फिर आउटर बैस्टियन की तरफ पीछे हटना पड़ा। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि जब डेविड बेयर्ड और उसके साथ उसके सिपाही ब्रीच के अंदर दाखिल हुए तो उन लोगों को इनर और आउटर रैम्पार्ट्स के बीच में से आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिला। तो डेविड बेयर्ड ने आउटर रैम्पार्ट के मोट के बगल में से होते हुए कावेरी नदी के पास से आकर वो वाटर गेट के पास दाखिल हो रहा था कि तभी वहाँ पर उसने सुल्तान की सिपाहियों को लड़ता हुआ देखा तो उसने हेवी फायरिंग शुरू कर दी थी। यहाँ तक सुल्तान और सुल्तान के सिपाही काफ़ी ज़ख्मी हो चुके थे और कई सुल्तान के सिपाही यहाँ पर शहीद भी हो गए थे।
जब डेविड बैयर्ड और उसकी इन्फेंट्री गोलियां चलाते हुए आगे बढ़ी तो सुल्तान और उनके सिपाहियों को थोड़ा पीछे हटना पड़ा। मगर जंग जारी थी और अंग्रेज़ नॉन स्टॉप गोलियां चलाए जा रहे थे, मगर कोई भी अंग्रेज़ आगे नहीं आ पा रहा था, क्योंकि जैसे ही कोई आगे आने की कोशिश करता तो सुल्तान के सिपाही उसको काट के रख देते। और इसी लड़ाई के बीच जब हज़रत टीपू सुल्तान तलवार लेकर खुद आगे बढ़े एक अंग्रेज़ को मारने के लिए, तभी उनके लेफ़्ट सीने के पास एक गोली लगी। जैसे ही सुल्तान को सीने पे गोली लगी तो सुल्तान थोड़ा कमज़ोर फील किए, मगर कुर्बान जाऊं शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान पर कि उन्हें सीने पे गोली लगने के बाद भी उन्होंने हमले नहीं रोके। वो बार बार आगे बढ़ के हमले किए जा रहे थे और लड़ते लड़ते सुल्तान के सीने पे एक और तलवार का वार लगा। दोस्तों, इसी दौरान अंग्रेज़ों की एक और फ़ौज की टुकड़ी डेविड बैयर्ड की सपोर्ट के लिए इनर रैम्पार्ट की तरफ से आ पहुंची और इमीडिएटली उन लोगों ने भी सुल्तान और उन सुल्तान के सिपाहियों के ऊपर भयानक गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके चलते सुल्तान और उनके सिपाही पीछे हटते हुए नॉर्दर्न वाटर गेट के पास आ पहुँचे। दोस्तों, ये जगह बहुत ही छोटी है और मैंने इस जगह को टीपू सुल्तान वॉज मार्टर्ड हियर वाली वीडियो में दिखाया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जब सुल्तान के लगभग सभी सिपाही शहीद हो चुके थे, फिर भी सुल्तान और उनके कुछ बचे हुए सिपाही अंग्रेज़ों के ऊपर आगे बढ़ बढ़कर हमले किए जा रहे थे। मगर वहाँ सुल्तान ने देखा कि नॉर्दर्न वाटर गेट बंद है और उस दीवार के ऊपर मीर नदीम खड़ा हुआ है अपने कुछ लोगों के साथ। इस मौके पे सुल्तान ने मीर नदीम को यह हुक्म दिया कि वो फ़ौरन वाटर गेट की तरफ का डोर को खोले, मगर गद्दार मीर नदीम ने उस दरवाजे को नहीं खोला। दोस्तों, दरअसल वाटर गेट के उस तरफ भी सुल्तान की फ़ौज ही मौजूद थी और वहाँ पर वो कुछ अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई कर रहे थे। सुल्तान के उस तरफ के सिपाहियों को ये पता नहीं था कि वाटर गेट की इस तरफ हज़रत टीपू सुल्तान लड़ रहे हैं, और जब बार बार बोलने के बाद भी मीर नदीम और उसके गद्दारों ने उस दरवाजे को नहीं खोला, तब तक अंग्रेज़ चारों तरफ से गोलियां चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस वक्त सुल्तान को एक और गोली लगी और ये देखकर सुल्तान के एक ख़ास गुलाम राजा खान ने सुल्तान से ये कहा कि हुजूर, अंग्रेज़ों को ये नहीं पता है कि आप ही हज़रत टीपू सुल्तान हो। अगर आप कहे तो मैं चिल्ला के ये इन लोगों को बता दूं कि आप ही टीपू सुल्तान हो। ये लोग गोलियां चलानी बंद कर देंगे और शायद आपकी जान बच जाएगी। और इसी मौके पे सुल्तान ने वो बात कही जो मिसाल बन गई उनकी बहादुरी की। सुल्तान ने राजा खान को चुप रहने को कहा और ये फरमाया कि गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर होती है। ये कहते हुए सुल्तान तलवार लेकर दोबारा अंग्रेज़ों पे हमला करने के लिए आगे बढ़े, मगर तब तक अंग्रेज़ चारों तरफ से उन्हें घेर चुके थे और अंग्रेज़ों की तरफ से चारों तरफ से गोलियां चलाई जा रही थी। राजा खान के पैर में गोली लगी और वो वहीं पर गिर गया। सुल्तान और उनके सभी सिपाही दोबारा अंग्रेज़ों पे जब हमला करने को आगे बढ़े तो इस वक्त तक सुल्तान के सभी सिपाही शहीद हो गए। सुल्तान को भी 2 गोलियां लगी थी और उनके जिस्म पे कई ज़ख्म थे, मगर फिर भी वो आगे बढ़ बढ़कर अंग्रेज़ों की तरफ हमले किए जा रहे थे। मगर इसी दौरान अंग्रेज़ों की एक टुकड़ी जो इनर रैम्पार्ट के दीवारों पर चढ़ने में कामयाब हो गई थी, उन लोगों ने वहाँ से चढ़ते ही सुल्तान और सुल्तान के बचे हुए लोगों के ऊपर गोलियां चलाई और सुल्तान के सीधे कान से थोड़ा सा ऊपर एक गोली आकर लगी जो उनकी कनपट्टी को चीरते हुए उनके जबड़े में जाकर अटक गई और यहाँ पर शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद हो गए। दोस्तों, कुछ अंग्रेज़ों और अंग्रेज़ों से इंस्पायर्ड राइटर्स ने उनके किताबों में ये लिखा है कि सुल्तान वाटर गेट के पास लड़ते लड़ते गिरे हुए थे कि तभी वहाँ पर कुछ अंग्रेज़ी सिपाही आए और उनमें से एक सिपाही ने सुल्तान की एक बेल्ट को निकालने के लिए आगे बढ़ा और जब सुल्तान ने उसकी तरफ तलवार मारे तो वो बचते हुए अपनी गन को उठाया और उसने सुल्तान के सर में गोली मार दी। मगर मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर किसी अंग्रेज़ी सिपाही ने सुल्तान को गोली मारी होती तो कोई भी अंग्रेज़ सिपाही आगे आकर ये क्यों नहीं कहा कि उसी ने सुल्तान को गोली मारी है, और साथ ही इस बात को किरमानी ने अपनी किताब में क्यों नहीं लिखा। मुझे तो लगता है कि यह अंग्रेज़ों की तरफ से सुल्तान की अजमत को गिराने के लिए एक तरह का झूठी बात को कहा गया था कि अंग्रेज़ी सिपाही ने उनकी बेल्ट को छीना, इसकी वजह से उनको गोली मारी गई थी एट्सेट्रा। क्योंकि हकीकत में हज़रत टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते अपने हाथ में तलवार पकड़े हुए शहादत पाए हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे का वाक़या मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए, और साथ ही हमारे इस YouTube चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़।